हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। देखो, इस पर्टिकुलर क्लास में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, यानी कि फूड लॉ के एमसीक्यू हम कवर करेंगे। तो ये जो हमारा फूड लॉ टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी फूड सेफ्टी से रिलेटेड एग्जाम के लिए। चाहे फूड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में कोई भी एग्जाम हो, आपको फूड लॉ पढ़ना पड़ता है। तो फूड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली हम इस क्लास में बहुत बेसिक देखेंगे। इसके बाद में धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कुछ पेनाल्टीज वगैरह होती हैं या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस पर्टिकुलर फूड लॉ में, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारी यानी कि एमसीक्यू की क्लास नंबर 1 है। इसमें हम कुछ बेसिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है। कभी होता है कि बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि वैकेंसीज आई हैं या नहीं आई हैं। बहुत सारे फेक आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर अपडेट रहना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल सो एजुकेशन का, इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपको अपडेट मिल पाएगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पीएफए के बारे में कि द फुल फॉर्म ऑफ पीएफए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फुल फॉर्म ऑफ पीएफए के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर ए है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद में हमारे सामने है प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट। उसके बाद में है प्रोटेक्शन ऑफ फूड एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर देखो, पीएफए के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं फूड लॉ की, 2006 में एक्चुअल में हमारे कंट्री में एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट अगर आया था फूड लॉ को लेकर के, कि किस तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड कमोडिटीज हैं उनको कैसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा, उनके लिए पूरा जो रेगुलेशन होता है, उनको रेगुलेट करने का जो प्रोसेस होता है, वो तभी आया जब हमारी कंट्री में 2006 में एक एक फूड लॉ बनकर के तैयार हुआ, जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में ही हमको सारी चीजें पढ़नी है। बट यहाँ पर पीएफए का नाम आता है, तो पीएफए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2006 के पहले अगर हम बात करें, अराउंड 1954 के अराउंड में जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में हमें जरूरत लगी कि एक फूड लॉ वगैरह होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले, हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जो प्रिवेंशन को लेकर के था। जो प्रिवेंशन होता है, यानी कि अडल्ट्रेशन जो होता है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ बनाया गया, जिसको प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं, जो यानी कि 1954 में आया था। ठीक है, तो यानी कि पीएफए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। बहुत बेसिक है, बट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि द अंडर द पीएफए एक्ट व्हेन द फूड डिक्लेयर टू बी अडल्ट्रेटेड। जो ये जो पीएफए है, देखो पीएफए में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब अगर हम बात करें कि सबसे पहले 1954 में, जैसे मैंने आपको बताया, पीएफए आया था, तो उस टाइम पे जो बात हो रही थी, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्रेशन की ही बात हो रही थी। फूड सेफ्टी और फूड के स्टैंडर्ड्स को लेकर के कोई बात नहीं थी। वो तो बाद में हुआ 2006 के बाद। तो यहां पर पूछ रहा है कि अंडर द पीएफए एक्ट व्हेन फूड डिक्लेयर टू बी अडल्टरेटेड, तो पीएफए के अकॉर्डिंग किसी भी फूड को अडल्टरेटेड कब बोला जाएगा। फूड ऑब्टेन फ्रॉम अ डिजीज्ड एनिमल, अगर कोई एनिमल है उसको डिजीज है, अगर वहां से कोई फूड आ रहा है, तो क्या उसको हम अडल्टरेटेड बोलेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ एनी एडिटिव एडेड इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब ये है कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में कोई एडिटिव अगर आप जानबूझकर ऐड कर रहे हो, तो उसको इंटेंशनली बोला जाएगा। इफ इंग्रेडिएंट इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उसके अंदर अंदर है फूड के अंदर कि जो इंजीरियस टू हेल्थ है, यानी कि हेल्थ के लिए एक तरीके से घातक साबित हो सकता है, या उसकी वजह से कोई हेल्थ डिजीज या फिर हजार्ड वगैरह हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो अगर हम तीनों ही ऑप्शंस को देखें, तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर सही हो जाते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पीएफए को पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर पीएफए के बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब पीएफए आया था ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के आने के पहले, 2006 के पहले, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में फूड इंस्पेक्टर हुआ करते थे, ठीक है। क्या हुआ करते थे? फूड इंस्पेक्टर। बट आज के टाइम पे हम एफएसओ बोलते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब बना और जब हमारा एक तरीके से फूड लॉ आया नया वाला, तब सारी चीजें बदल गई। तो ये जो फूड इंस्पेक्टर था, इसको रिप्लेस करके फूड सेफ्टी ऑफिसर कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अभी के टाइम पे जो ऑफिशियली जो पोस्ट निकलती है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर की निकलती है, ठीक है। पहले फूड इंस्पेक्टर था, बट अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि द पीएफए एक्ट बिल passed by the both house of parliament and received the assent of the president on। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पीएफए एक्ट है उसका जो बिल है वो पास हुआ था बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से, और उसको जो प्रेसिडेंट है उनकी एसेंट कब मिली थी, हमारे राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी। ऑप्शन नंबर ए है 29 सितंबर 1954, 1 अप्रैल 1954, 29 अगस्त 1953, या फिर 1 अगस्त 1954। तो आपके सामने चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन चारों ही ऑप्शंस को अगर आप देखते हो तो 1954 तो क्लियर है, 1954 में पीएफए एक्ट हमारा आया था। बट 29 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति है उनकी तरफ से यहाँ पर इसको सहमति मिली थी। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 29 सितंबर 1954 ये हमारा करेक्ट हो जाता है। अब इसके साथ देखो होता क्या है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरीके का कोई सिस्टम वो नया बनाना चाह रहे हैं कि एक तरीके से जो भी चीजें हैं हम उनको रेगुलेट कर पाए, तो उसके लिए लॉ बनाना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर के बात करते हैं। और जो नेशनल लेवल पे जो भी लॉ बनते हैं वो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट बनाता है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और इसके साथ ही साथ राज्यसभा। क्या होता है, एक बेसिक सबसे पहली स्टेज ये होती है कि उसपे बात होती है और एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट बनाया जाता है, ड्राफ्ट बनाने के बाद में ये हमारे दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें ये जो बिल होता है इसको यहाँ पर रखा जाता है, किसी में भी रख सकते हैं, चाहे पहले लोकसभा में रखो चाहे पहले राज्यसभा में रखो। उसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ से अप्रूवल हो जाता है, जब ये बिल यहाँ से पास हो जाते हैं, फिर ये जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास में जब जाते हैं, जब प्रेसिडेंट इस पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं और अपनी एसेंट यानी अपनी सहमति दे देते हैं, उसके बाद में ये फाइनली एक्ट बन जाता है। तो ये एक बेसिक छोटा सा प्रोसेस होता है, छोटा नहीं काफी बड़ा लगभग प्रोसेस होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कुछ स्टेजेस होती हैं तब जाकर के हमारी कंट्री में कोई भी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कब राष्ट्रपति के द्वारा सहमति मिली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे सामने है कि व्हेन द प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि पीएफए की ही बात हो रही है कि पीएफए कब हमारी कंट्री में इफेक्टिव हुआ या फिर कब यहाँ पर ये फोर्स में आया। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये 1954 में 1 अप्रैल ऑप्शन दिया है, 1954 में तो आया था, एसेंट मिली थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं 1954 के भी हैं 1955 के भी हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1954। दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने 1 जून 1954। तीसरा ऑप्शन है 1 जून 1955। चौथा ऑप्शन है हमारे सामने 1 अप्रैल 1955। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, 1 जून 1955। तो 1955 एटलीस्ट आपको ईयर पता होना चाहिए। तो 1955 में क्या हुआ था, 1955 में इसको एसेंट मिली थी 1954 में। 1955 में ये क्या हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, यानी कि फोर्स में आया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1954 में यानी कि बनकर तैयार हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा सहमति मिली, और 1954 में हमारी कंट्री में ये इंप्लीमेंट हुआ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बहुत बेसिक है बट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं। 10 चैप्टर हैं या 11 चैप्टर हैं या 12 चैप्टर हैं या फिर 9 चैप्टर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा जो 12th है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी कि 12 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। 12 चैप्टर के साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि 12 चैप्टर के साथ ही साथ यहाँ पर 101 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो 12 चैप्टर हैं इनको यहाँ पर 101 सेक्शन में डिवाइड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दो शेड्यूल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर दो शेड्यूल देखने को मिलते हैं।
एक में बेसिकली उन लॉज के बारे में बताया गया है जिनको रिपील कर दिया गया था, दूसरे में कुछ यहाँ पर जोन वाइज जो स्टेट है उनको डिवाइड किया गया, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में 2 शेड्यूल हैं, 101 सेक्शन है और 12 चैप्टर है। ठीक है, आई होप आपको ये बात पता हो गई होगी। उसके बाद में देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड द फूड सेफ्टी एक्ट नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो गैजेट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन है जिसमें जो भी लॉ वगैरह होते हैं उनको उसमें पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फूड सेफ्टी एक्ट है हमारा वो कब गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2006, 1 अप्रैल 2006, 23 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस अपने देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24 अगस्त 2006, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके पहले आप देखोगे कि जब क्लास वगैरह में हमने डिस्कस किया है कि अराउंड 2005 में इसका बिल वगैरह आया था, उसके बाद में 2006 में जाकर के ये लॉ बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, व्हेन फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की सहमति जो है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को कब मिली थी। ऑप्शन नंबर ए है 22 अगस्त 2006, 5 अगस्त 2006। ऑप्शन नंबर सी है 23 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 23 अगस्त 2006। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जस्ट एक दिन पहले यानी कि 23 अगस्त को जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी एसेंट मिली थी इस लॉ को। उसके बाद में 24 अगस्त को ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया गया था, तो एक दिन का डिफरेंस है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हैव द प्रोविजन फॉर फूड रिकॉल। तो जब आप फूड लॉ को पढ़ते हो तो फूड लॉ के किस सेक्शन में फूड रिकॉल के बारे में बात करी गई है। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 28, या फिर सेक्शन नंबर 30, या फिर सेक्शन नंबर 25। तो यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 बात करता है फूड रिकॉल के बारे में। फूड रिकॉल देखो क्या होता है कि अगर सपोज दैट हमारी कंट्री में किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो भी फूड है, सपोज दैट मान लेते हैं कि मैगी है या कोई बिस्किट है या फिर कोई बेकरी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो किसी भी आउटलेट या फिर किसी स्टोर पे अवेलेबल है और उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर को खुद लगता है कि जो भी फूड उसने भेजा है मार्केट में जो गया है वो सही नहीं है, उसको बाद में पता चलता है कि वो सही नहीं है या फिर उसमें किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट है या फिर उसमें कोई अडल्ट्रेशन पाया गया है, किसी भी तरीके का ऐसी उसमें चीजें हैं, कोई भी ऐसा एडिशनल सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से जो भी हमारे कंज्यूमर है अगर उसको कंज्यूम करेगा तो उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, फूड रिकॉल जो प्रोविजन है उसको यूज किया जाता है और हमारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट फूड अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि एफएसएसएआई, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी मार्केट में किसी भी शॉप पे, किसी भी मॉल में, किसी भी मार्ट में जहां पे भी वो आर्टिकल ऑफ फूड अवेलेबल है उसको वहां से विड्रॉ कर लिया जाता है, वापस लाया जाता है, जिससे जो भी मतलब हार्मफुल कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से ह्यूमन है उसकी जो हेल्थ खराब हो सकती है, कंज्यूमर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसको एक तरीके से कम किया जा सके, ओवरकम किया जा सके, या फिर अगर टाइम रहते चीजें होती हैं तो पूरी तरीके से उसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सेक्शन नंबर 28 जो है वो फूड रिकॉल के बारे में बताता है, ऐसा ऑलरेडी मैगी को लेकर के हो चुका है पहले। अब सेक्शन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच ऑफिसर हैज द पावर टू सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड लॉ के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑफिसर है जिसके पास में ये पावर्स होती हैं कि वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फूड एनालिस्ट। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एफएसओ के पास में ये पावर होती है एज पर सेक्शन 38 देखोगे आप, तो वहां पर एफएसओ को ये पावर्स दी जाती हैं कि वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसने किसी भी तरीके से जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में जो लॉ है उसका कंट्रावेंशन किया है, यानी कि उसका उल्लंघन किया है।
डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में कुछ अलग पावर्स होती हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करता है वहां पर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, एक कह सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जिसको फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट करता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर। और साथ ही साथ ये अगर हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात करें तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो जो भी बात आती है, जब जजमेंट की बात आती है, जहां पर लॉ के द्वारा जजमेंट दिया जाता है, एक प्रॉपर प्लेस होता है, वहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बैठता है और वो वहां पर निर्णय लेता है कि हाँ भाई, आपने अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन किया है, ये किया है, तो आपके ऊपर कितना पेनाल्टी हो सकता है। लॉ को डिफाइन करने के लिए ये प्रॉपर एक तरीके से, एक कह सकते हो कि ये लॉ वाला जो पोर्शन होता है उसको ये देखता है और अपने वहां पर अपनी सुनवाई वगैरह करता है। फूड एनालिस्ट का काम बेसिकली यही होता है कि जो भी सैंपल्स वगैरह आते हैं वो उसकी एनालिसिस करता है और रिपोर्ट वगैरह सेंड करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस। अब इनमें से यहाँ पर किस ऑफिसर के पास में ये पावर होती है कि वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। पहला ऑप्शन नंबर ए है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी है फूड एनालिस्ट या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में ये पावर्स होती हैं कि वो आपका लाइसेंस इशू भी कर सकता है और साथ ही साथ लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एज पर एफएसएसए यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर टू रिजेक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस शैल लाई टू द। सपोज दैट, देखो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट क्या होता है कि अगर जो कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उस केस में अगर उसके लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद में वो कहां पर अपील कर सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में अपील कर सकता है या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास में, या फिर दोबारा से डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऑफिस में जाकर के अपील कर सकता है, या फिर फूड अथॉरिटी को यानी कि एफएसएसएआई या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी को वहां पर इन्फॉर्म कर सकता है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होगा उसके सामने जा करके ये अपील कर सकता है कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सही हैं, उसके बाद भी मुझे मेरे एप्लीकेशन को या फिर जो भी हमने अपील करी थी कि हमारा जो लाइसेंस को लेकर के वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसको लेकर के ये जा सकता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास में। ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की अगर बात करें तो हर एक स्टेट में एक ही कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्राइटरी फूड, इसके साथ ही साथ जो अदर इस टाइप के फूड्स होते हैं जिनको हम नॉवेल फूड वगैरह बोलते हैं, आर कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेजर बात हो रही है वो बात हो रही है ऑर्गेनिक फूड की, फंक्शनल फूड की, प्रोपराइटरी फूड की। ठीक है, तो इन फूड्स को फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग किस सेक्शन में रखा गया है, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 21 या फिर सेक्शन नंबर 20 या फिर सेक्शन नंबर 23। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 जो है वो ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड और प्रोपराइटरी फूड के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि विच ऑफिसर हैज द पावर टू इशू इंप्रूवमेंट नोटिस। तो कौन सा ऑफिसर है जिसके पास में इंप्रूवमेंट नोटिस को इशू करने की पावर होती है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में ये पावर होती है कि वो इंप्रूवमेंट नोटिस को इशू कर सकता है। तो कोई इंप्रूवमेंट नोटिस होता क्या है कि अगर फूड सेफ्टी को लेकर के, जो फूड सेफ्टी को लेकर के जो लॉ बनाए गए हैं, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है किसी भी लॉ को लेकर के, उल्लंघन करता है उनके नियमों का, तो वहां पर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है वो लाइसेंस को कैंसिल करने से पहले एक इंप्रूवमेंट नोटिस दे सकता है। इंप्रूवमेंट नोटिस इस वजह से देता है कि आपने जो भी चीजें नहीं करी हैं, जो भी लॉ को अभी तक आपने कंप्लायंस नहीं किया है, तो आप उसको कर लो, जिससे आपका लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं होगा। अगर बार बार इंप्रूवमेंट नोटिस देने के बाद में भी नई चीजें होती हैं तो फाइनली लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हैव द प्रोविजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। अगर हम बात करते हैं फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई में सबसे हायर अथॉरिटी जो है वो चेयरपर्सन होता है, तो उसका सिलेक्शन की बात करें तो वो किस सेक्शन में बात करते हैं, सेक्शन नंबर 8 या सेक्शन नंबर 7 या 6 या 9।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सेक्शन नंबर 6 जो है वो चेयरपर्सन के सिलेक्शन को लेकर के बात करता है कि उनका प्रोविजन क्या होगा, यानी कि कैसे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 विच सेक्शन हैव द प्रोविजन फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। अगर फूड बिजनेस को लेकर के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की बात करी जा रही है तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के किस सेक्शन में करी जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 31 जो है वो बात करता है किसके बारे में? लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस को बारे में। ठीक है। तो अगर इसके बारे में अगर और डिटेल में अगर आप जाओगे तो इसके बारे में आपको जो हमारा रेगुलेशन है वहां पर डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं। ये तो लॉ है, बट रेगुलेशन की अगर बात करें तो वहां पर डिटेल में लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर के एफएसएसएआई ने एक रेगुलेशन बनाया हुआ है 2011 के नाम से। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चंस। आई होप आप जो भी 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनका जो बेसिक है वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। इसके अलावा फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो, जिससे हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसको डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ और डिटेल वगैरह लेना चाहते हो, एफएसओ से रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह लेना चाहते हो और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सो एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।